हेलो स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन वो पढ़ रहे हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से लोगों ने रिवोल्ट किया था, क्या क्या रीज़न से रिवोल्ट करने के, और एंड में जो लुई 16 था उसने क्या किया था। नेशनल असेंबली ने जो भी डिमांड्स रखी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उन सबको एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, ये सारी डिटेल हम पिछले हमारे वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 10 पर 2.1 जो है आपका फ्रेंच बिकेम और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब जो फ्रांस था वो बन चुका था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसके अंदर क्या बताया है किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। और नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो नेशनल असेंबली थी उसने कंप्लीट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ड्राफ्ट। कब कर लिया? इन 1791 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूरा अगर आपसे पूछ लें कि कब बना था नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया था, तो 1791 में। ये डेट आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। ठीक है। इट्स मेन ऑब्जेक्ट्स वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। इसके मेन उद्देश्य क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के मेन उद्देश्य क्या थे कि जो मोनार्क है, जो उसकी मनमानियाँ हैं, जो वो अपनी मनमर्जियाँ करता है अपनी पावर को लेकर, उन पावर्स को लिमिट में लेकर आया जाए। दीज पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। अब जो पावर जो थी पहले एक व्यक्ति के हाथ में रहती थी, अब उनको क्या कर दिया, अलग अलग जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से उनके अंदर बांट दिया गया। और ये इंस्टीट्यूशन कौन से थे? जो बार बार अब हम पढ़ते हैं डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इससे क्या हो चुका था, ये जो फ्रांस था टोटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर चेंज हो चुका था। अब हम नीचे इधर पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 10 का। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, इसने क्या कर दिया, जो नेशनल असेंबली थी उसको एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक इंस्टीट्यूशन बना दिया था जो कानून को बना सकती थी, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और ये जो नेशनल असेंबली थी इसको कैसे चुना गया था? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली इसके मेंबर्स को चुना गया था। कैसे चुना गया था वो प्रोसीजर पूरा भी इसके अंदर बताया गया है। दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। जो सिटीजन्स थे उन्होंने जो इलेक्टर्स का एक ग्रुप जो था उसको चुना। हु इन टर्न चूज द असेंबली, जिन्होंने चूज किया असेंबली को। नॉट ऑल सिटीजन हाउ एवर हैड द राइट टू वोट। उस समय क्या था, सभी सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो अब यहाँ पे वोट देने का अधिकार किसको था? नेशनल असेंबली में सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ जो चुने हुए मेंबर्स थे उनको ही वोट देने का अधिकार था। लेकिन अब किसको वोट देने का अधिकार था? अब ये ध्यान से सुनो। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज। सिर्फ मैन को देने का अधिकार था जो 25 ईयर्स से ज़्यादा जिसकी एज हो, और जो टैक्स पे करता हो किसके इक्वलेंट, एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबर्स वेजेस। भाई 3 दिन की जो मेहनत है ना उसकी लेबर का वेजेस जितनी होती है उतना टैक्स वो पे करता हो। और ऐसे लोगों को क्या स्टेटस रख दिया गया था? एक्टिव सिटीजन्स का। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक्टिव सिटीजन्स को का दर्जा किनको दिया गया था? ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days of a labor's wages were given the status of active citizen। ठीक है, ये तो थे एक्टिव सिटीजन जिनको कुछ लोगों को, चुने हुए लोगों को वोट देने का अधिकार था। दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, वो वोट देने का अधिकार था उनको। द रिमेनिंग, जो बाकी के बचे हुए मैन थे, एंड ऑल वोमेन्स, और जो बाकी की बची हुई वोमेन्स थी, वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। मतलब जिनको वोट देने का राइट नहीं था, चाहे वो वोमेन थी और चाहे बचे हुए मैन थे, उन्हें किस कैटेगरी के अंदर रखा गया? पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, इलेक्टर के तौर पे क्वालिफाई करने के लिए, एंड देन द मेंबर ऑफ असेंबली, और उसके बाद असेंबली का मेंबर बनने के लिए,
ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। मतलब किसी भी व्यक्ति को कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए? ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर की कैटेगरी के अंदर आता हो, तब वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता था। क्लियर है यहाँ तक? एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन और असेंबली का मेंबर बनने के लिए हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर में की कैटेगरी में जो आता हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 11। अब यहाँ क्या बताया गया? द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कहाँ से क्या डिक्लेयर करना शुरू करता था? स्टार्टिंग कहाँ से होता था? क्या चीज़ की डिक्लेरेशन करते हुए? कि राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, मैन और सिटीजन जो है उनके राइट क्या है? राइट सच एज द राइट टू लाइफ, सबसे पहला राइट था इनका, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। ये सब जो है राइट जो ये हैं, इनको क्या रखा गया? किस कैटेगरी में एस्टेब्लिश किया गया? नेचुरल और इनएलेबल, मतलब कि जिनको छीन नहीं सकते थे। भाई ये नेचुरल है, बाय बर्थ इनको ये राइट मिलेंगे और ये कोई नहीं छीन सकता है, उस कैटेगरी के अंदर इन राइट्स को रखा गया। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ, हर व्यक्ति को ये जन्म से मिल जाते थे ये वाले राइट, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये हर व्यक्ति को बाय बर्थ मिल जाते थे और कोई भी उनसे छीन नहीं सकता था। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, इन्हें नेचुरल राइट कहा गया है। तो ये स्टेट की ड्यूटी बन जाती थी कि हर व्यक्ति के इन नेचुरल राइट्स को वो प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।